साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी दिन पर दिन और अच्छे से कर भी रहे होंगे। तो हम लोग एनसीईआरटी का अध्ययन कर रहे थे, वो भी क्लास 6 का। आज हम लोग पहुंच चुके हैं अध्याय 8 पर, जिसका नाम है गांव, शहर और व्यापार। तो हम लोग प्राचीन काल के सामाजिक जीवन का वर्णन करने वाले हैं इस चैप्टर में। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा मेरा विज्ञापन लीजिए कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हमारी भी उम्मीद आपसे इतनी ज़रूर बनी रहती है। तो ये आपकी अपनी नैतिकता है। चलिए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आता है चैप्टर में वो है लोहे के औजार और खेती। इस महाद्वीप यानी जो भारतीय महाद्वीप है उसके बारे में बात कर रहा है। लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हो चुका था, यानी आज से 3000 साल पहले हो चुका था। डेट के बारे में मैंने बता दिया है कि न्यू एनसीईआरटी जो है ईसा पूर्व नहीं लिखता है, आज के रेस्पेक्ट में डेट लिख रहा है। और ये प्रश्न जो है बीपीएससी में ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है कि लोहे का उपयोग मानव ने कब शुरू किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1000 ईसा पूर्व जो है लोहे का उपयोग शुरू हो चुका था। महापाषाण के बारे में भी हमने बात की थी, महापाषाण कब्र क्या थे। तो अगर आप निरंतर अगर चैप्टर बाई चैप्टर नहीं देख रहे हैं तो थोड़ी चीज़ें आपको डिफ़िकल्ट हो जाएगी, क्योंकि हर एक टॉपिक जो है अगले टॉपिक को रिलेट करेगा। तो पिछला अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो कृपया देख लीजिए। ज़्यादा लंबा वीडियो मेरा होता नहीं है, शॉर्ट्स वीडियो ज़रूर होते हैं, समरी काफ़ी जो है छोटे होते हैं मेरे। तो महापाषाण जो कब्र है उनमें लोहे के औजार और हथियार की काफ़ी बड़ी संख्या मिले हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व जो है लोहे के औजार जो है उनकी उपयोग काफ़ी हद तक बढ़ गया था। इनमें से कुछ जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी मिले हैं और जुताई करने के लिए हलों के फाल, यानी जो हल होते थे जुताई करने के लिए उनके आगे जो सिरे पे पहले लकड़ी लगाया जाता था, अब जो है फाल लगाए जाने लगे थे लोहे के। उससे क्या होता था कि लकड़ी जो है ज़्यादातर गहराई तक खुदाई नहीं कर पाता था और लोहे के जो फाल थे वो ज़्यादा गहराई तक खुदाई कर पाते थे। इसलिए जो है लोहे के आने से कृषि में भी एक अलग ही परिवर्तन देखने को मिला था और जो घुमंतू लोग थे वे धीरे धीरे अस्थायी जीवन की तरफ बढ़ना शुरू हो गए थे। कृषि उत्पाद को बढ़ाने के लिए कुछ अन्य कदम भी उठाए गए थे, जिसमें सिंचाई एक प्रमुख था। समृद्ध गांव के बिना जो है राजा तथा उनके राज्य जो है समृद्ध नहीं हो पाते। आज भी देख लीजिए कि भारत ही कृषि पे ज़्यादातर लोग जो है डिपेंड रहते हैं। तो उस समय भी क्या था कि उस समय कुछ अन्य साधन भी नहीं थे। आज तो इतना औद्योगिकरण के बाद भी अगर हम लोग कृषि पे डिपेंडेंस ज़्यादा रखते हैं तो उस समय का क्या हालत होगी ज़रा सोचिए। तो जब कोई गांव समृद्ध होता था तभी माना जाता था कि वहाँ के शासक भी समृद्ध थे। कृषि के विकास के लिए जो है लोहे के फाल का प्रयोग होने लगा था और धान की जो है रोपाई के लिए कुछ नए नए तकनीक जो है आने लगे थे, जो काफ़ी कामगार साबित हुए। इसी तरह जो है सिंचाई के लिए बहुत सारे जो है नहरों और कुओं, तालाबों तथा कृत्रिम जलाशयों का निर्माण किया जाने लगा। अगर आपको याद हो, आपने कभी पढ़ा हो तो आप याद करिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के एक अधिकारी होते हैं पुष्यगुप्त, जो सुदर्शन झील का निर्माण करवाते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था। तो पुष्यगुप्त ने उसका निर्माण कराया था। याद भी रखिएगा, अगर मैं कोई कंटेंट बोलता हूँ तो ज़रूर वो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछा गया रहता है, तो जो रिलेट लगता है बोल देता हूँ। ज़्यादातर तो मेरी कोशिश यही रहती है कि एनसीईआरटी में जो चीज़ें हैं उन्हीं का हम वर्णन करें। गांव में कौन लोग रहते थे? भारतीय उपमहाद्वीप की बात करिए, दक्षिण और उत्तरी हिस्सों में कम से कम 3 तरह के तो लोग जरूर रहते थे। अगर तमिल क्षेत्र की बात करिएगा, जो बड़े भूस्वामी थे उन्हें बेलाल कहा गया। साधारण हलवाहो यानी जो हल चलाते थे उन्हें उनवार कहा गया और भूमिहीन मजदूर को कडेसियार कहा गया। और जो लोग दास थे, जो लोग गुलाम थे, उन्हें आदिमई कहा गया। ध्यान से एक बार इसे देख लीजिए आप। जो बड़े भूस्वामी थे उन्हें बेलाल कहा गया, साधारण हलवाओं को उनवार कहा गया, भूमिहीन जो मजदूर थे उन्हें कडेसियर कहा गया, जो लोग दास थे उन्हें आदिमई कहा गया। तो आप इसे याद रखिएगा। समानता क्या होता है कि हम लोग जब प्राचीन भारत पढ़ते हैं तो उत्तर भारत का इतिहास पढ़ लेते हैं, दक्षिण भारत में जाके गड़बड़ा जाते हैं, गड़बड़ गिला हो जाता है, कुछ याद रहता भी नहीं है। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अगर वही उत्तरी हिस्से की बात करें तो गांव का जो प्रधान व्यक्ति होता था उसे ग्राम भोजक कहा जाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पे बने रहते थे, यानी ये जो पद था वो आनुवांशिक पद था, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता था। ग्राम भोजक का पद जो होता था आमतौर पे सबसे बड़े जो भूस्वामी होते थे, यानी उस समय के सबसे बड़े जो जमींदार व्यक्ति थे,
वहीं होते थे। प्रभावशाली होने के कारण कर वसूलने का जो जिम्मा होता था वो राजा इन्हीं को सौंप देता था। कभी कभी ये लोग न्यायाधीश और पुलिस का भी काम करते थे, यानी लोगों को सज़ा भी देते थे गलती करने पे, और पुलिस का भी काम वे स्वयं ही कर लेते थे। ग्राम भोजकों के अलावा कुछ अन्य स्वतंत्र किसान भी रहते थे जिन्हें गृहपति कहा जाता था। तो याद रखिएगा कि जो ग्राम प्रधान थे उन्हें ग्राम भोजक कहते थे, उसके अलावा जो स्वतंत्र किसान थे उन्हें गृहपति कहते थे। इनमें बहुत सारे जो हैं छोटे छोटे किसान थे। इसके अतिरिक्त गांव में भूमिहीन व्यक्ति भी थे, कर्मकार लोग भी रहते थे जो दूसरों की ज़मीन पे कामकाज करके अपना जीविका चलाते थे। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर आदि जैसे शिल्पकार जरूर रहते थे। तो ये उस समय के सामाजिक जीवन का एक परिचय रहा आपके सामने। प्राचीनतम तमिल रचना है, उसके बारे में एक टॉपिक दिया गया है। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को हम लोग संगम साहित्य कहते हैं। संगम का मतलब होता है संघ, संगठन, ठीक है। इनकी रचना करीब 2300 वर्ष पहले की गई थी। इन्हें संगम साहित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई में कवियों का सम्मेलन द्वारा इनका संकलन किया गया था। याद रखिएगा, संगम समिति 3 बनाए गए थे, जिसमें पहला जो था वो मदुरई में हुआ था और उसके जो अध्यक्ष थे वो अगस्त्य ऋषि थे। और उस समय जो है जिस रचना का संकलन किया गया था वो था अकतियम। तो 2 और भी हैं, तो वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। आप उन्हें अगर मान लीजिए कहीं भी अगर कोई भी पब्लिकेशन का साइड बुक अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ज़रूर मिल जाएगा वो। हमारे यहाँ उद्देश्य यही है कि एनसीईआरटी को जो है कम से कम समय में समराइज कर दें, क्योंकि एक एक जितना मतलब इस चैप्टर में चीज़ों का वर्णन किया गया है, अगर सबको अगर डिस्कशन किया जाए तो सब एक में अपना अलग अलग चैप्टर है, तो वो काफ़ी लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा। फिर आप एनसीईआरटी कवर नहीं कर पाइएगा, पूरा एनसीईआरटी कवर करने लगिएगा। अब उस समय के सिक्के मिले हैं, जो पंचिंग सिक्के मिले हैं, जो करीब 500 साल से अधिक चले हैं। पंचिंग सिक्के का मतलब क्या है? आहत सिक्के। इसका मतलब है चोट पहुंचा के उसे यानी चिपट कर बनाया गया है। आप इसे देख सकते हैं, जिसमें कुछ लिखा नहीं होता था, किसी चीज़ की आकृति बनाई गई रहती थी। ये आहत सिक्के समानता जो है गोलाकार मिले हैं, वर्गाकार मिले हैं, आयताकार मिले हैं, जो या तो चादर को काट के बनाया गया है धातु के, या तो उन्हें चिपट के बनाया गया है। नगरों के गतिविधियों के केंद्र के बारे में बताया गया है कि मथुरा जो है 2500 साल से भी अधिक समय तक एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि ये जो है यातायात और व्यापार के 2 मुख्य मार्ग पे अवस्थित था। जो यानी तक्षशिला साइड से मार्ग आता था और इधर पूर्व साइड पाटलिपुत्रा की तरफ आता था। तो इस मार्ग के किनारे मथुरा था और इसी के साइड से जो है दक्षिण भारत जाने वाली मार्ग भी जाती थी। इसलिए ये नगर काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि दोनों के मार्गों के संगम स्थान पे बसा हुआ था मथुरा। शहर के चारों ओर किलाबंदी थी, इसमें अनेक मंदिर थे। इसके आसपास के जो किसान और पशुपालक वर्ग थे उनका जिम्मेवारी था कि वे शहर के लिए भोजन जुटाएं। मथुरा जो है बेहतरीन मूर्तिकला बनाने का भी केंद्र रहा। याद होगा अगर आपको, मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था तो बताया था कि जब बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजन की जाने लगी तो आमतौर पे जो है बुद्ध की प्रतिमा कहाँ बनाई जाती थी? तक्षशिला और मथुरा में बनाई जाती थी। तो यहाँ पे भी सेम बात को जो है रिपीट किया गया है। तो पीछे के हर एक पॉइंट को देख रहे हैं आप कि अगले चैप्टर में रिलेट किया जा रहा है। इसलिए जब भी आप पढ़ें तो एक एक क्रम बाई क्रम चैप्टर पढ़ें। लगभग 2000 साल पहले जो है मथुरा कुषाणों की राजधानी थी। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मथुरा किन की राजधानी थी? तो मथुरा जो है कुषाणों की राजधानी थी, याद रखिएगा। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है, जहाँ पे बौद्ध विहार, जैन मंदिर रहे हैं, अभी भी हैं। कृष्ण के लिए तो ये कृष्ण की भक्ति के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। अब उस समय के जो शिल्प होता था और उस समय के शिल्पकार की क्या स्थिति थी उनकी जिक्र की गई है। जो नगरीय पुरास्थल हैं उनसे बहुत पतले और सुंदर बर्तन प्राप्त हुए हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र भी कहा गया है, क्योंकि ये पात्र जो हैं महाद्वीप के उत्तरी भाग से मिले हैं, इसलिए इसमें उत्तरी लगा शब्द लगा है। और एक काले रंग के और ख़ास प्रकार के चमक के हैं, इसलिए इसे उत्तरी काले चमकीले पात्र भी कहा गया है। आप इसे एक नज़र देख भी लीजिए, यहाँ पे है। जो उत्तर में
वाराणसी है और दक्षिण में मदुरई है, वो कपड़ा उत्पादन के लिए काफ़ी प्रमुख केंद्र था। यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों ही काम करते थे। प्राचीन नगरों में बात करें तो व्यापारी लोग और शिल्पकार जो था वर्ग, ये दोनों का अपना अपना संघ था, संगठन था, जिसे श्रेणी कहते थे। ये श्रेणी जो थे, इनका काम था कि प्रशिक्षण देना, कच्चे माल को, यहाँ सॉरी माफ़ कीजिएगा ऊपर नहीं होगा, उपलब्ध कराना, तो कच्चे माल का उपलब्ध कराना और तैयार माल है उसका जो है वितरण करना। जबकि व्यापारियों की बात करें तो इनकी मतलब जो श्रेणी थी, यानी इनका जो संघ था, उनका काम था कि व्यापार का संचालन करना। तो व्यापारियों के जो संघ थे, उनके प्रधान को जो है श्रेष्ठी कहा जाता था, और इनमें एक न्यायाधीश की भी परंपरा थी, उन्हें महाश्रेष्ठी कहा जाता था, याद रखिएगा। ये श्रेणी जो थे बैंक के भांति भी काम करते थे। यहाँ लोग अपना जो है पैसा जमा भी करते थे और उनके निवेश से जो लाभ आता था पुनः जो है उन्हें लाभ के हिस्सा में से वापस दिया जाता था, और कुछ लाभ जो है धार्मिक कर्मकांडों में यानी मठ में या अन्य अनुष्ठानों में जो है दान भी कर दिया जाता था। अब अरिकामेंडू जगह है, वहाँ से कुछ चीज़ें मिले हैं जिनका जिक्र हम लोगों को करना है और यहाँ पे अध्ययन करना है। अरिकामेंडू से कुछ ऐसे बर्तन मिले हैं जिनका डिजाइन जो है रोम का है, लेकिन ये बनाए यहीं पे गए हैं। यहाँ पे जो है रोमन लैंप, शीशे के बर्तन, रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे कुंड मिले हैं। संभवतः ऐसा बताया जा रहा है कि ये कुंड जो है कपड़े की रंगाई का पात्र रहा है। यहाँ शीशे और अर्धमूल के पत्थरों के मनके भी बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? अरिकामेंडू से। कई बर्तनों पे जो है ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में जो है तमिल भाषा इसी लिपि का जो है प्रयोग करता था, इसलिए जो है इसे जो है तमिल ब्राह्मी लिपि भी कहा जाता है। अरिकामेंडू का रोमन नाम जो है पोडका था। अरिकामेंडू, बेरीगाजा अभी भरूच जो गुजरात में है उसका नाम है। मुसलीपत्तनम, मुजरिम, ये सभी जो है प्राचीन काल के महत्वपूर्ण पतन थे। पतन यानी जहाँ बंदरगाह समझ लीजिए कि जहाँ जो है जहाज पोत आके लगाए जाते हैं, खड़ा किए जाते हैं, माल जो है उतारा चढ़ाया जाता है। दक्षिण भारत में जो है इन पत्तनों से काली मिर्च तथा अन्य मसालों का निर्यात किया जाता था। एक यूनानी नाविक है जो बेरीगाजा यानी भरूच के बारे में लिखता है कि बेरीगाजा की सकरी खाड़ी में समुद्र के आने जाने का जो है नाव चलाना सबकी बस की बात नहीं होती है, ये बताता है। और ये बताता है कि यहाँ पे काफ़ी कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही जहाज ले जा पाते थे। बेरीगाजा में शराब, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने, चांदी आदि के सिक्के का आयात होता था, कि यहाँ से हिमालय की जड़ी बूटी, हाथी दांत, गोमेद, कार्लिनियन, सूती कपड़ा, रेशम, इत्र आदि का निर्यात होता था। राजा के लिए जो है व्यापारी लोग काफ़ी उपहार भी लाते थे, जिसमें चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब आदि हुआ करते थे। उस समय के व्यापार और व्यापारी की क्या स्थिति थी, उनकी एक बार हम लोग वर्णन जरूर करेंगे। दक्षिण भारत जो है सोने, मसाले और ख़ास तौर पे काली मिर्च के लिए और कीमती पत्थरों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। रोमन साम्राज्य में यहाँ की जो काली मिर्च थी उसे काले सोने के नाम से जाना जाता था। व्यापारी इन सामानों का जो है समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुँचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक जो है रोमन सिक्के मिले हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि उस समय जो है रोम के साथ इन लोगों का अच्छा व्यापार चल रहा था। व्यापारियों ने कई जो है समुद्र के रास्ते भी खोज निकाले हैं। इनमें से समुद्र के किनारे चलते हुए वे अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक जाते थे। नाविक जो है मानसून का जो हवा होता है उसका भी फायदा उठाते थे। अगर मान लीजिए कि दक्षिणी पूर्वी मानसून आ रहा है भारत में, तो ये जो अफ्रीका के तट से भारत आना चाहते थे, तो इस जो है पवन का उपयोग करते थे, जिससे वे भारत जल्दी पहुंच जाते थे। अब समुद्र तटों से लगे कुछ राज्य हैं, उनकी क्या स्थिति थी वे भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। इस महाद्वीप, किस महाद्वीप की बात कर रहा है? भारत महाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़े तटीय प्रदेश हैं। इनमें से बहुत से सारे प्रदेश जो हैं पहाड़, पठार और नदियों के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में जो कावेरी का मैदान है वे सबसे उपजाऊ मैदान है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के जो सरदार थे और राजा थे, वे धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्तिशाली
होते गए। संगम कविताओं में जो है एक वर्ड मिलता है आपको, मूवेंदार जो है एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया, और इस तीन मुखिया का किसका किसका जिक्र करता है, चोल, चेर और पांडे। ये काफ़ी जो है एक समय में शक्तिशाली साम्राज्य होके उभरते हैं। करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। तो ये याद रखिएगा कि मूवेंदार जो था वो किन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था। आमतौर पे जो है हम शब्द भूल जाते हैं, और एंशिएंट में क्या है कि ज़्यादातर जो है फैक्ट ही रहता है, इसमें तो कंसेप्ट कुछ आता नहीं है, कोई कहानी आती नहीं है उस समय की, तो ज़्यादातर जो है हमें फैक्ट ही देखने को मिलते हैं। तो इसलिए जहाँ भी कोई नया वर्ड मिले तो उस पर थोड़ा सा आप सचेत रहिए और उसे रिमेंबर करने का कोशिश ज़रूर करिए। इन तीन मुखियाओं ने अपने अपने दो दो सत्ता केंद्र रखे थे। इनमें से कुछ एक का तटीय हिस्सा भी था और एक अंदरूनी हिस्सा भी हुआ करता था। इनके 6 केंद्रों में 2 बहुत महत्वपूर्ण थे, जिसमें चोलों का पतन था पुहार या कावेरीपट्टनम, और पांड्यों का था राजधानी मदुरई। तो ये जो 2 जगह थे, एक मदुरई और पुहार जिसको कावेरीपट्टनम के नाम से भी जाना जाता है, तो ये 2 जगह थे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण केंद्र थे। ये लोग नियमित कर के बजाय उपहार मांगते थे। कभी कभी ये सैनिक का अभियान भी करते थे और अपने आसपास के इलाकों से जो है शुल्क वसूल आते थे, और इनसे जो धन प्राप्त होता था उसे अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदार और सिपाही तथा कवियों के बीच बांट देते थे। इन लोगों के काल में कवियों का जो है काफ़ी संरक्षण प्राप्त हुआ। संगम कवियों ने इन मुखियाओं की प्रशंसा में काफ़ी कविताएं लिखी हैं। तो इनमें जो है उन्हें कवियों को क्या क्या मिलता था, जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ, सुंदर कपड़े आदि, मतलब उन्हें पुरस्कृत किया जाता था कवियों को। और वे लोग क्या थे कि इनके गुणगान में कुछ न कुछ लिखते रहते थे। लगभग 200 वर्ष मतलब इसके बाद यानी 2100 साल पहले सतवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ने लगता है। सतवाहन का संस्थापक कौन था? अगर याद हो तो कमेंट करिए, नहीं तो चलिए मैं बता देता हूँ, सिमुक था। तो ये जो है ये भी काफ़ी शक्तिशाली साम्राज्य उभर के आता है, और ये मातृसत्तात्मक ऐसा माना जाता है कि ये साम्राज्य था। सतवाहनों की सबसे प्रमुख जो है राजा होता है गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी को जो है अद्वितीय ब्राह्मण के रूप में भी जाना जाता है। इसके बारे में हमें इसकी माँ जो है गौतमी बलश्री की दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। और ये अभिलेख किस अभिलेख की बात कर रहा है? गौतमी बलश्री का अभिलेख जो है नासिक अभिलेख है। याद रखिएगा, ये भी पूछा गया है कि नासिक अभिलेख किसने बनवाया था? तो गौतमी बलश्री जो है नासिक अभिलेख बनवाई है। और अन्य भी सातवाहन शासक जो हैं जिन्हें दक्षिणापथ के स्वामी भी कहा जाता है। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ क्या है कि दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता, और सामान्यतः जो है दक्षिण की ओर के सभी क्षेत्र को जो है दक्षिणापथ बोला गया है। एक बार मैप में आप कंफर्म कर लीजिए कि ये जो क्षेत्र है ये पांड्यों का क्षेत्र है, और पांड्यों का जो प्रतीक चिन्ह था वो मछली था, और ये जो है चेर का क्षेत्र है, उनका जो था प्रतीक चिन्ह धनुष था, और ये जो है चोल का क्षेत्र है जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? बाघ था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कावेरीपट्टनम यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो है हमारा चैप्टर इस प्रकार समाप्त होता है। तो अंत तक रहने के लिए आपको एक बार फिर मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा।